Okay. Yes. Good evening, students. Good evening, everyone. Hello. Yes. I hope you all celebrated your Diwali very beautifully, very nicely. Okay. तो छुट्टी मजे से खत्म हो गई, अभी दिवाली भी हो गया. अभी हम लोग विल गेट बैक टू द क्लासेस, है ना? तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं. यस. आई होप यू ऑल एंजॉयड. ओके. यस. ठीक है बच्चों, तो हम लोग ना एज यू नो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है. ओके. आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे. एंजाइम्स का जो बाकी पार्ट है उसको आज क्लास में लेंगे. ठीक है. अगर मैंने इसके साथ और ज्यादा क्वेश्चंस ऐड किए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वायरी है, कंसर्न है, प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे पूछिएगा जरूर. ठीक है. क्लास में मुझे मैसेज डाल के पूछिएगा. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो ये रिलेटेड विद द प्रीवियस क्लासेस. ठीक है. तो प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है. मैं जानना चाहती हूँ कि आपको जो मैंने पढ़वाया है वो समझ में आया भी है या नहीं. ओके. इट्स लाइक अ चेक फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई एम चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. ठीक है. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन. ठीक है. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होता है? ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन है. So please make sure that you answer in the chat box. Okay. Yes. So quaternary structure is present in. As we are talking about quaternary structure, you have to know that quaternary structures are present in protein. Okay. Protein में होता है quaternary structure. तो इस प्रोटीन में हमने पढ़ा है there is a primary structure, secondary structure, tertiary structure and then quaternary structure. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट विल बी अ लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है. लीनियर अरेंजमेंट होता है विद सो मेनी अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में अमीनो एसिड होता है या फिर अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, आप ऐसे कह सकते हो. सेकेंडरी इज द हेलिक्स लाइक दिस, हेलिकल या फिर बीटा प्लीटेड शीट्स. ओके. ऐसे करके अरेंजमेंट होता है, ये सेकेंडरी है. तो टर्शरी कैसा होता है? बिग बॉल ऑफ वूल होता है टर्शरी में. ओके. कमिंग टू क्वाटरनरी, जैसे बिग बॉल ऑफ वूल है, इसमें 2 से ज्यादा अगर है तो क्वाटरनरी है. ठीक है. तो यहाँ पे दिया है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन. तो क्वाटरनरी ऐसे हो सकता है. अभी यहाँ पे देख लो बिग बॉल ऑफ वूल है बट इट इज प्रेजेंट मोर देन 2 इन नंबर. तो ये आपको मिलता है हीमोग्लोबिन में. सो हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड. ठीक है. तो इस हीमोग्लोबिन में आप देख सकते हो कि 4 ऐसे ग्लोबुलिन चेन्स हैं. ठीक है. इसमें 2 अल्फा ग्लोबुलिन है और 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन्स हैं. तो सारे मिला के 4 होते हैं. So hemoglobin is a answer for the quaternary structure. Okay. So histone, if you come through histone, you might have studied this in the DNA. ठीक है. आपने पढ़ा है अभी बायोमोलिक्यूल्स में. तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है जहां पे हिस्टोन प्रोटीन होता है एंड फिर डीएनए मिलके न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है. ओके. तो वो हो गया. फिर ग्लोबुलिन इज अगेन अनदर अ टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच इज टर्शियरी. तो सेलुलोज तो प्रोटीन ही नहीं है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमने पढ़वाया है या पढ़ा है. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. सो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स. न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप होते हैं. एक डीएनए हो जाता है और दूसरा आरएनए. डीएनए में आपने देखा था डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए में राइबोस शुगर होता है. न्यूक्लिक एसिड जो आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो मोनोमर यूनिट आप समझ लो, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है. तो इसका मोनोमर यूनिट कौन है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर यूनिट है. ठीक है. ये मोनोमर यूनिट है. तो अब ये न्यूक्लियोटाइड से बनेगा हमारा न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. सो न्यूक्लियोसाइड इज अ डिफरेंट थिंग जो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं. अमीनो एसिड इज अ न्यूक्लिक क्या कहते हैं उसको, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. मतलब अमीनो एसिड मिल के प्रोटीन बनता है. तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. फैट एसिड तो लिपिड में आ जाता है. न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ. ठीक है. तो अब यहाँ पे देख लो प्यूरिन पिरिमिडिन फॉस्फेट, प्यूरिन शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस्ड शुगर फॉस्फेट, पिरिमिडिन शुगर फॉस्फेट. ओके. तो एज आई हैव टोल्ड यू, ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप्स का होता है, डीएनए एंड आरएनए. ठीक है.
तो अब कोई भी आरएनए या फिर डीएनए ले लो, वहां पे जो मोनोमर यूनिट है वो तो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियोटाइड में क्या चीजें होती हैं, एक होता है शुगर, इधर राइबोस और डिऑक्सीराइबोस, दूसरा होता है फॉस्फेट, ओके, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा, ओके, और तीसरा क्या होता है, तीसरा मिल जाता है आपको नाइट्रोजन बेस, ओके, नाइट्रोजनस बेस। तो इन नाइट्रोजन बेसिस में भी अगेन दो टाइप्स हैं, एक प्यूरिन है, ओके, दूसरा है पिरामिडिन, ओके, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। प्यूरिन जो है वो सिंगल सर्कल या फिर आप क्या क्या कह लो, एक ही रिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें, पिरामिडिन में दो रिंग के स्ट्रक्चर होता है। तो प्यूरिन में कौन आ जाता है यहाँ पे, ग्वानोसिन एंड अडेनाइन। पिरामिडिन में आता है टी, सी, एंड देन अगर आरएनए है तो यू, क्योंकि ये सारे आ जाते हैं। तो अब आप देख लो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। प्यूरिन पिरामिडिन तो कॉमन नेम है, ओके, सो ये भी नहीं, नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आप, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही इसको समझाया था, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ाते हैं। सारे एंजाइम्स प्रोटीन है बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, ईच एंजाइम हैज इट्स ओन सबस्ट्रेट, मतलब एक एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है, जस्ट कि जैसे इस पर्टिकुलर लॉक का कोई स्पेसिफिक की होता है। अब अगर आप उस लॉक को अनलॉक करना चाहते हो तो उसी की जरूरत है, उसी स्पेसिफिक की जरूरत है, आप दूसरा की यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव like enzymes but they are not enzymes, they are you know different chemicals, ठीक है, वो different बायोमोलिक्यूल है। तो एंजाइम्स में जो है ना बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर एक एक्टिव होता है, ठीक है। अब एंजाइम्स जो केमिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं या फिर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, तो बेसिक क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन वो एंजाइम्स की कैटेगरी में नहीं आते, जो आते हैं वो टर्शियरी से स्टार्ट होता है, टर्शियरी फिर क्वार्टरनरी, ठीक है। तो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंजाइम में होते हैं एक्टिव साइट एंड होता है एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट होता है, जैसे पिट समझ लो आप, तो उस पिट में आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंड इवेंचुअली हमको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो मैंने क्लासिफिकेशन समझाया था आपको, 6 क्लासिफिकेशन आपको याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया था ऑथलिल, ओके। ऑथलिल इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ऑक्सीडेज, रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस, ये सब मैंने समझाया बेटा, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एनीबडी हैज एनी डाउट्स हियर? मैंने पढ़ाया है लास्ट क्लास में, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे लास्ट क्लास में। यस, किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी? चलो ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में आप देखो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। सिंपल एंजाइम में सिर्फ प्रोटीन बेस्ड होता है, सिर्फ प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अलावा कोई केमिकल, कोई बायोमोलिक्यूल या सब्सटेंस नहीं होता। एग्जाम्पल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरियस। अब कॉन्जुगेट एंजाइम क्या है? कॉन्जुगेट एंजाइम में देखो प्रोटीन होता है, ओके, प्रोटीन के साथ साथ कोई एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी ऐड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। तो इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं बेटा, जैसे कॉन्जुगेट एंजाइम में जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम कहते हैं अपो एंजाइम, उसको हम कहते हैं अपो एंजाइम। तो कॉन्जुगेट पार्ट में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, ओके, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। एंड जो एंजाइम है उसका नाम है हॉलो एंजाइम। अब ये जो कोफैक्टर है इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन आ जाते हैं, मेटल्स या फिर आयॉन्स। ऑर्गेनिक में प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो नॉन प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, जो प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट एंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड होता है, मतलब एकदम से कस के टाइट बाउंड होता है। whereas कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है प्रोटीन पार्ट के साथ। ओके, एग्जांपल्स भी हैं, यहाँ पे देख लो आप। So cofactors are non-protein constituents bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. Catalytically यहाँ पे active कराता है कोई भी एक एंजाइम को ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। प्रोटीन पार्ट वाले को एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट वाले को कोफैक्टर कह लिया। अब दोनों मिला के होलो एंजाइम बनता है। अब क्या हो जाता है,
अपो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव रहता है। अगर उसको हमने कोफैक्टर से सेपरेट कर लिया तो वो बिल्कुल ही इनएक्टिव रहेगा। तो आप समझो अपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर होना बहुत जरूरी है ताकि एंजाइम एक्टिव रहे। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैम नहीं हमें इसको अग्री नहीं करती, मैं कोफैक्टर और अपो एंजाइम को अलग करके ही रहूंगी, तो एंजाइम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो यहाँ पे देख लो, व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट, उसके फंक्शनैलिटी वो लूज कर देता है। ठीक है, तो कैटालिटिकल एक्टिविटी नहीं रही तो एंजाइम का होने का क्या फायदा, उसका मेन फंक्शन ही तो कैटालिटिकली एक्टिव रहना है ना। तो अब देखो यहाँ पे, सो देयर आर टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। अभी मैंने बताया ना आपको, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, ये दोनों हो गए आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ओके, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जो ये है ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो अपोएंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड होता है, कोएंजाइम यहाँ पे अपोएंजाइम के साथ बहुत लूजली बाउंड होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो ये ऑर्गेनिक है, हाँ भाई। देन टाइटली बाउंड टू अपोएंजाइम है, यस वी एग्री। एग्जाम्पल क्या है, हीम ग्रुप इन पेरोक्सिडेज एंड कैटलीज। ठीक है, जो हीम ग्रुप है उसमें क्या होता है, पेरोक्सिडेज एंड कैटालाइज, दे कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए पेरोक्सिडेज एंड कैटालिस्ट जो है वो बहुत जरूरी एंजाइम्स है इन द हीम पार्टिकल। ठीक है, चलो तो दूसरा कोएंजाइम जो है ये अगेन ऑर्गेनिक है, बट इसका जो बाइंडिंग है वो लूज है, एकदम टाइट नहीं है विद कोएंजाइम। ठीक है, तो बहुत सारे कोएंजाइम्स हो सकते हैं जैसे विटामिन्स। तो विटामिन्स में नायासिन हो गया, राइबोफ्लाविन हो गया, एनएडी एंड एनएडीपी। ओके, ये सारे। तो अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे निकोटिन, ओके, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे पी है तो सेम आप क्या लिखोगे, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये नायासिन है। सो दूसरा हम लोग चलते हैं कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक है। ओके, तो यहाँ पे मेटल या फिर आयोन्स, ये सारी चीजें आ जाते हैं। दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन्स एट एक्टिव साइट एंड वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ, एक्टिव साइट के साथ, हर जगह पे ये अपनी स्पेशल ही बॉन्डिंग बना के रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ओके, तो जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम। तो इस एंजाइम का भी समझो ये अपो एंजाइम है, ये अपो एंजाइम है, तो जिंक इसका कोफैक्टर है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलो, सो दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में एंजाइम्स का जो एक्शन है वो भी थोड़ा बहुत समझाया था। अब इसको यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे। तो बेटा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे होता है, उसको हम कहते हैं कैटालिटिक साइकिल। मतलब हम लोग अब तक देख रहे थे, हाँ भाई एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट है, ये कैटालिसिस करता है। तो आप मुझे पूछोगे कि मैम ये कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा, कैसे होगा सब चीजें। तो एंजाइम क्या कैसे एक्ट करता है बेटा, एंजाइम एक्ट्स विद सबस्ट्रेट लाइक अ लॉक एंड की मॉडल एक्शन। तो याद रखो आप ना, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में दो थियरीज या फिर दो मॉडल या फिर हाइपोथेसिस पढ़ते हो। एक हम कहते हैं उसको लॉक एंड की मॉडल, एक है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ये दो मॉडल्स आप एंजाइम का एक्शन पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो लॉक एंड की मॉडल इज अ वेरी ओल्ड मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को। अब जैसे देखो बेटा, ये एंजाइम है हमारा, है ना, ये सारा जो आप देख रहे हो ये एंजाइम है। तो इसमें ये जो इससे करके ये क्रीविसेस आई है, ये है हमारा एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में अब ये सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। So this induces some changes in enzyme so that substrate is tightly bound with active site of enzyme to form enzyme substrate complex. अब ये substrate active site में जाके बैठ जाने के बाद उनके बीच में कुछ तो होता है
चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो उससे क्या होगा, ये हो जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, एक्टिव साइट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, अभी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदल रहा है बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड ब्रेकेज। यहाँ पे कुछ केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं एक्टिव साइट में, तो इससे क्या हो रहा है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में बदल गया है। अब क्या होगा, एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। अब प्रोडक्ट हमको चाहिए था, प्रोडक्ट तो बाहर आ गया, तो अब ये जो एंजाइम है अब ये दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए रेडी होगा और वहां पे जाके अपना काम करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, तो ये एक सारा साइकिल है। अब एक एंजाइम आया, सबस्ट्रेट को लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को रिलीज किया, फिर ये एंजाइम जाके दूसरे सबस्ट्रेट को लेगा। ये चलता रहता है, ये कैटालिटिक साइकिल ये चलता रहता है। ठीक है, तो इसके दौरान यहाँ पे होता क्या है ना, वहां पे जब भी ये एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके बीच में एक अनस्टेबल सा स्टेट आ जाता है। ठीक है, तो उस अनस्टेबल का स्टेज को हम कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट एक आता है बीच में विच इज अ बिट ऑफ अनस्टेबल कंडीशन, फिर वो जाके नॉर्मल हो जाता है, बस टेम्पोररी कंडीशन है, इट्स अ वेरी टेम्पोररी कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंड जो मॉडल अभी आपने पढ़ा है इसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। ओके, तो लॉक एंड की मॉडल में आपको क्या पढ़ना होता है, जैसे समझ लो एंजाइम एक लॉक है, उसमें जो सबस्ट्रेट है वो की है, और जो की होल जो है वो आपका एक्टिव साइट है। ठीक है, तो ये होगा हमारा लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, तो ये बेटा जब हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में जाना और पढ़ा तो उस टाइम पे हमने इसको समझा था इस तरीके से। लेकिन रीसेंट स्टडीज जो है वो बताती हैं कि हाँ भाई, लॉक एंड की मॉडल जो है ये था, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं। और इसको किसने बताया, कोशलैंड। ओके, कोशलैंड एक पर्सन है जिसने इंड्यूस्ड फिट थियरी बताई, तो उसके हिसाब से क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थियरी या फिर कोशलैंड। इसको दिया किसने, कोशलैंड ने। ओके, इसको दिया था कोशलैंड ने। इसका दूसरा एक नाम है बेटा जिसको हम कहते हैं हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव मॉडल, ये भी कहते हैं इसको। तो इंड्यूस्ड फिट थियरी और हैंड इन ग्लव मॉडल दोनों ही नेम करेक्ट है। तो इस मॉडल में होता क्या है, मॉडल डिपिक्टिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, हाँ भाई इंटरेक्शन होगा ही होगा, तो कैसे हो रहा है, द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम अंडरगो चेंजेस टू अटेन अ ऑप्टिमल फिट। अब क्या हो रहा था बेटा, लॉक था, की था, आपने लॉक डाला, घुमाया, प्रोडक्ट बन गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर वो फिट नहीं है तो ये दोनों ही एडजस्ट हो रहे हैं। कौन एडजस्ट हो रहे हैं, सबस्ट्रेट भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो रहा है ताकि प्रॉपरली फिट हो जाए, और एंजाइम भी एडजस्ट कर रहा है थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके ताकि वो भी सबस्ट्रेट के साथ फिट हो जाए। तो दोनों ही थोड़ा हिलजुल के एडजस्टमेंट में आके करेक्टली फिट हो जाते हैं, ऑप्टिमल फिट अटेन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। इसको समझने के लिए मैं आपको कहती हूँ, जैसे ग्लव है बेटा, आप इसको ऐसे निकालोगे तो ये कैसा है, ऐसे देखो कुछ कुछ इस टाइप का ये झूल रहा है ना, तो ऐसा करके झूल रहा है। अब आप इसमें हाथ डालोगे तो क्या होगा, ये एकदम आपको ऑप्टिमल फिट देगा, है ना। आप कुछ एडजस्ट करोगे, आप ऐसे एडजस्ट करोगे, ग्लव कुछ एडजस्ट होगा, तभी आपको क्या हो गया, एकदम से पूरा ऑप्टिमल फिट बैठ गया, है ना। तो इसी टाइप का है ये थियरी जिसमें इंड्यूस्ड फिट थियरी कोचमैन ने दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसको लोग एक्सेप्ट किए हैं ज्यादा से ज्यादा, लॉक एंड की से ज्यादा। ठीक है, तो अब आप अपने सिलेबस में आओगे ना तो वहां पे दिया है कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो देखते हैं। तो chemical compounds undergo two types of changes, physical change and then chemical change. अब change in shape और स्टेट ऑफ मैटर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स इज फिजिकल। देखो फिजिकल क्या होता है, वहां पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, किसी का शेप चेंज हुआ है तो ये चलता है। ओके, लेकिन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस उसका फिजिकल जो स्टेट होता है वो चेंज होना है। एग्जाम्पल है आइस, आइस सॉलिड है, जब ये मेल्ट होगा तो पानी बनेगा विच इज लिक्विड,
अब जब पानी है तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे आप इसको छोड़ोगे तो वेपराइज होके ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं चेंज इन फिजिकल। तो यहाँ पे केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है जहाँ पे कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपकी एनसीईआरटी ने इनऑर्गेनिक का। इसने क्या एग्जांपल दिया है, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो हमको बेरियम सल्फेट मिल गया विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड टू गेट द बेरियम सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक में क्या होता है, जैसे स्टार्च समझ लो, स्टार्च को आपने पानी दे दिया तो ये ग्लूकोज बना रहा है, या फिर वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और जब ग्लूकोज से स्टार्च बनता है तो इसको हम कहते हैं, ओके, फूड बनने का प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है या फिर ओके, तो दूसरे सारे प्रोसेस में होता है वो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखते हो, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ओके। तो ये क्या है, तो रेट जो है प्रोसेस का वो डिटरमाइन करता है विद द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना है, कितने टाइम में बना है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितने टाइम में बना है, ये चीज डिवाइड करती है कि हाँ भाई कौन से रेट में एक रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, ओके। तो रेट क्या है बेटा, ये एक टाइप का स्पीड है, मतलब किस स्पीड में कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है, फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो बताएंगे मैम आप फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, आपको वेलोसिटी और स्पीड में फर्क ही नहीं पता। बेटा इतना फिजिक्स में नहीं घुसना है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ, रेट जो है ना वो आपका स्पीड डिटरमाइन करता है। जैसे हाई वेलोसिटी है तो बहुत फास्ट आपका मॉलिक्यूल मूव होता है, कम वेलोसिटी है तो वो स्लो होता है, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफिक होती है। देन रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। तो ये जो प्रोसेस है आइदर फिजिकल चेंज हुआ या फिर केमिकल चेंज हुआ, ये किस बेसिस पे इन्फ्लुएंस करता है, कुछ फैक्टर्स हैं इसमें, जैसे टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर अगर डबल भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। अगर डबल हो रहा है तो वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होना जरूरी है। 10 डिग्री सेल्सियस चेंज से अगर डबल भी हो जाए तो वो एक अच्छी चीज है, अगर लो भी हो जाए तो वो भी एक चेंज ही है। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई, ठीक है। तो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस इज वेरी हाई। तो आपका कहने का क्या मतलब है, जिस भी रिएक्शन में एंजाइम ने कैटालिसिस की है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत हाई है, मतलब बहुत स्पीड में हुआ है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी इसने अपना काम खत्म कर लिया है। इसका एग्जाम्पल है देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इज द फास्टेस्ट एंजाइम, इट एक्सेलरेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स, मतलब कितना जल्दी करता है। यहाँ पे देखो, इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आर फॉर्म्ड इन एन आवर, 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट बनते हैं इन द एब्सेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर प्रेजेंट है, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस है तो देखो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 6 लाख, 6 lakhs मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड में 6 लाख बन रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटे में 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। देखो कितना वास्ट वेरिएशन है। तो समझ लो यहाँ पे 10 मिलियन टाइम्स फास्ट हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस दिस स्मॉल एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बन के बाइकार्बोनेट बना है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे भी हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स कैटालाइज होते हैं। अब आप मुझे पूछोगे मैम हमारी जो बॉडी है इसमें हर वक्त तो मेटाबॉलिज्म होते ही रहता है, हाँ होते रहता है। अब हर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, पाथवे के लिए एंजाइम्स की जरूरत है क्या, बिल्कुल है।
हर रिएक्शन में एंजाइम्स की जरूरत है, बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाता। मतलब हमारे बॉडी में कम से कम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी केमिकल टेस्ट ट्यूब, या फिर आप कुछ बीकर में बना रहे हो या फिर फिजिकल स्टेट में कर रहे हो, उसकी बात नहीं हो रही है, बॉडी के अंदर, ओके, इन अ लाइफ। तो यहाँ पे हर स्टेज में, हर पाथवे में, हर रिएक्शन में किसकी जरूरत है? एंजाइम्स की जरूरत है। ठीक है ना। अभी हमको तो समझ में आ गया कि एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, ये एक स्पीड बढ़ाती है कोई भी रिएक्शन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती है का मतलब स्पीड बढ़ाती है। अब आपको जानना है एंजाइम्स कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाती है, करता है, पता चला कैसे, वो देखेंगे। अब देखो बेटा, इस ग्राफ में आपको क्या देखना है, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट दिया है, ओके, जहाँ पे मैंने आर लिखा है समझ लो यहाँ पे रिएक्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पे अगर ये जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए कुछ चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे समझ लो रिएक्टेंट है, ओके, रिएक्टेंट है, अब इसको प्रोडक्ट बनना है तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो बेटा, रिएक्टेंट है तो इससे प्रोडक्ट बनना है, तो इसमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत लगती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। अब ये विदाउट एंजाइम बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, विद एंजाइम बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विदाउट एंजाइम देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, मतलब इतना ऊपर गया है ये हाइपरबोलिक ग्राफ, तो इतना ऊपर गया है और जाके ये एक स्टेज में पहुंच गया है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मैंने बताया था ना आपको, अनस्टेबल एक स्टेट पे जाके ये रुकेगा ओनली फॉर सम टाइम, फिर ये जाके वापस नीचे आएगा स्टेबल, मतलब ये कितना हो सकता है उतना एनर्जी यूटिलाइज करेगा। अब इस ट्रांसिशन स्टेट में आ गया तो इसको समझ में आ गया कि हाँ भाई, इसके ऊपर मुझे एनर्जी नहीं ले सकता मैं, तो इतने में ही ये फिर नीचे जाएगा ग्राफ और प्रोडक्ट से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल तरीके से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट होने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंजाइम्स इंट्रोड्यूस करेंगे इस रिएक्टेंट के साथ। जब हम इस रिएक्टेंट के साथ एंजाइम देंगे तो क्या होगा, अब ये एंजाइम हेल्प करेगा, ओके, अब ये एंजाइम रिएक्टेंट के साथ जाएगा, हेल्प करेगा प्रोडक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देखो यहाँ पे कम लग रही है, यहाँ पे देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो इतने ही टाइम में, बहुत कम टाइम में आपने एनर्जी कम यूजेज करके प्रोडक्ट को पा लिया। तो ये है बेनिफिट ऑफ एंजाइम, लेस एक्टिवेशन एनर्जी, लेस टाइम कंज्यूम्ड, द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, ओके। तो इसको कहते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। विद एंजाइम बहुत कम एनर्जी की जरूरत है, विदाउट एंजाइम बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब ये आप समझो, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मैंने बोला ना, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। अब इन एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन द सबस्ट्रेट मस्ट गो थ्रू अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट। मैंने बोला ना, ये एकदम से एकदम टोटल हाई एनर्जी स्टेट है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। ये थोड़ा बहुत अनस्टेबल होती है कुछ टाइम के लिए, फिर ये स्टेबलाइज होके ग्राफ जो है वो ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है। Now, therefore, the activation energy is what? The difference between average energy of the substrate and transition state energy. ठीक है, तो एवरेज एनर्जी कितनी होगी और फिर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, उसके बीच का जो स्टेट है ना, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट इज एट द लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट, the reactant is an exothermic reaction. It requires no energy by heating. तो हीट करके एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट नीचे है, हाँ भाई लोअर एनर्जी, ठीक है, लोअर एनर्जी के स्टेट पे है, लेवल ऑफ सबस्टेट से नीचे है, तो यहाँ पे आपको इसकी खुद की एक्टिवेशन एनर्जी का यूटिलाइज करेगा, लेकिन ऊपर से आपको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, मतलब हीट करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। अब यहाँ पे देख लो, इन एन बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एज अ रिजल्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बताया ना, विथ एंजाइम स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस।
Without enzyme, speed of reaction decreases. Okay. तो अब हमने देखा ये सारी एंजाइम की एक्टिविटी है, हमने मॉडल्स देखा कैसे एक एंजाइम बायोकैटालिटिक एक्टिविटी करती है और क्या कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है विथ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। अब ये एंजाइम एक्टिविटी करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं मैम? पहला है टेम्परेचर एंड देन पीएच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कितना कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, देन क्या कोई इनहिबिटर है या नहीं है इसके ऊपर। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं जब हम बात करते हैं कोई भी एंजाइम एक्टिविटी की। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टेम्परेचर एंड पीएच। तो टेम्परेचर और पीएच की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, enzymes show highest activity at optimum temperature and pH। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, टेम्परेचर का बात करूं या पीएच का बात करूं तो उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पे हाईएस्ट एक्टिविटी शो करते हैं। अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर पीएच से ऊपर चले जाएगा तो एंजाइम खराब हो जाएगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्टरेशन आ जाएगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर में ही रख के जहाँ पे हाईएस्ट एक्टिविटी होती है हमको रिएक्शंस को करवाना है। ठीक है, तो एक्टिविटी डिक्लेन्स, मैंने बोला ना, बिलो और अबव द ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, at low temperature enzyme temporarily gets inactive, at high temperature enzymes destroy because proteins are denatured by heat। आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ बेटा, एल्ब्यूमिन एग में होता है ना? अगर आप एग खाते हो तो आपको पता होगा उसमें होता है व्हाइट कलर का पार्ट जो एल्ब्यूमिन से बना हुआ होता है, प्रोटीन है, और फिर एग योक होता है जो पीला होता है जिसमें बहुत सारे विटामिन, अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल फैट्स होते हैं। तो अब जब आप इसको तवे में डालो ऑमलेट बनाने के लिए तो व्हाइट पार्ट जो है वो बिकॉज ऑफ हाई हीट वो डीनेचर हो जाता है। अब इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, हाई हीट दे दिया, प्रोटीन था, डीनेचर हो गया, वही आपने ऑमलेट बना के खाया। ठीक है, याद रखो ये चीजें। अब आप मुझे पूछोगे मैम ऑप्टिमल टेम्परेचर तो आपने बताया ही नहीं। देखो बेटा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो आप 35 से लेके 40 तक, ओके, रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्टिमल पीएच है। ओके, मतलब उस ऑप्टिमम टेम्परेचर में एंजाइम्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर ऐसे ही मैं पीएच की बात करूं तो यहाँ पे देखो 7 इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, सॉरी पीएच, या फिर आप कह सकते हो 6 से 8 के बीच, 6 से 8 के बीच ऑप्टिमम पीएच होता है। अगर इससे कम है तो यहाँ पे एसिडिक शो करता है कंपोनेंट, 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन कंपोनेंट शो करता है। ठीक है ना? तो देखो यही चीज मैंने आपको बताई है। Inorganic catalysts work at high temperature and pressure, but enzymes get damaged at high temperature। क्यों बेटा? अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है ताकि वो फर्नेस के अंदर हो, बायो रिएक्टर्स के अंदर हो, हाई टेम्परेचर में भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। बट एंजाइम्स तो बेटा हम लोग लिविंग क्रिएचर्स की बात करते हैं, एंजाइम्स तो बायो कैटलिस्ट्स है, तो ये क्या हो जाएंगे अगर आप 40 के ऊपर चले जाओगे तो ये डैमेज हो जाएंगे हाई टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, they have enzymes that are stable at high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। इनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, जो टेम्परेचर पसंद करने वाले ऑर्गेनिजम्स। थर्मो मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लविंग। तो हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर स्टेबल at very high temperature like 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। आपने ये पढ़ा होगा थर्मस aquaticus। ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। थर्मस aquaticus इज वन ऑफ द बैक्टीरिया जिससे हमने एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये टैक पॉलीमरेज हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं। अगर आपको पीसीआर क्या है नहीं पता तो बेटा पीसीआर इज नथिंग बट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम लोग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से मिलियन नंबर ऑफ डीएनए बना सकते हैं। मतलब एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए समझ लो,
विथ चुटकियां मार के, ऐसे चुटकी बजा के आप लोग ना एक डीएनए से हजारों लाखों करोड़ों डीएनए बना सकते हो। ठीक है, वो पीसीआर की एक पूरी मशीन होती है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स डालने पड़ते हैं, एंजाइम्स डालने पड़ते हैं, हीट मैनेज करना पड़ता है, कहीं पे भी हाई टेम्परेचर देना होगा, कहीं पे लो टेम्परेचर देना होगा। तो वहां पे हाई टेम्परेचर जब हम देते हैं तो टैक पॉलीमरेज का एंजाइम का हमें हेल्प पड़ता है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर में दूसरे एंजाइम्स जो है वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, चलो कमिंग टू सेकेंड फैक्टर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आप क्या करोगे, कोई भी एक रिएक्शन में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा एंड देन जाके ये एक स्टेज में रुक जाएगा। वो स्टेज क्या है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। ठीक है, एक स्टेज में जाके वो रुक जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक छोटे से कप में आप पानी ले लो, पानी में नमक डालो, नमक डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक लेवल में वो जाएगा, फिर जाके सैचुरेट हो जाएगा। उसके ऊपर आप कितना भी नमक डालो वो लेगा नहीं, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स उसको अब्सॉर्ब नहीं करेंगे और उसको खुद के अंदर ढालेंगे नहीं। तो क्यों, क्योंकि वो अपने सैचुरेशन लेवल को रीच कर दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी को अगर रीच कर गया तो उसके ऊपर आप जितने भी सबस्ट्रेट डालो वो बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डाला, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे आपको क्या हुआ, यहाँ पे देखो स्लोली स्लोली आपका ग्राफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लो था, अब यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट कम थे तो एंजाइम के साथ मिलने की कैपेसिटी नहीं थी। अब मीडियम में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट का रेट आपने बढ़ाया, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम्स मिलके सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो सबस्ट्रेट तो ज्यादा है लेकिन एंजाइम तो कम है ना बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। Okay, so this is not exceeded by further rise in concentration because enzyme molecules are fewer than the substrate. No free enzyme molecule is there to bind with the additional substrate molecule. No free enzyme नहीं है ताकि वो additional substrate के साथ bind हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ग्राफ भी आपको दिया है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट मॉड्यूल क्वेश्चंस में पूछ लेता है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो हाँ वही चीजें अगेन यहाँ पे दी हैं। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है बेटा, ग्राफ को। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन वेलोसिटी, मतलब कितने स्पीड में रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का। तो शुरू में देखो कॉन्सेंट्रेशन बहुत नील था, तो नीचे से ग्राफ इवेंचुअली बढ़ रहा है। फिर मीडियम स्टेज में आया जब आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया, अब आपने और ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाया तो जाके यहाँ पे रुक गया। सो दिस इज वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके ऊपर आप जितना भी सबस्ट्रेट मिला लो फायदा नहीं है, क्योंकि एंजाइम्स लिमिटेड है ना। तब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब आप इसको आप अगर इतना हाफ करोगे मैक्सिमम वेलोसिटी का, तो आपको मिलेगा हाफ वी मैक्स। ठीक है, हाफ वी मैक्स मिलता है। अब यहाँ पे आप देखो के एम, ओके, के एम यहाँ पे हाफ वी मैक्स का आप अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में उसका प्लॉट करोगे तो के एम आता है। तो के एम क्या है, इसको हम कहते हैं मिचालिस मेंटेन कांस्टेंट। ओके, मिचालिस मेंटेन कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछा जाएगा, इस फॉर्मूला यूज करके आपको पूछते हैं कि प्लीज डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। वो लोग दे होंगे वी मैक्स कितना होगा, ओके, वी मैक्स इतना नंबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हाँ इतने % है, फिर मिचालिस कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा बना के आप एक फॉर्मूला यूज करके, इस फॉर्मूला को यूज करके आप रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे सबस्ट्रेट का रिएक्शन बढ़ेगा बट एक जगह पे जाके रुक जाएगा। ओके, so coming to third factor affecting the enzyme activity, that is the binding of specific chemicals which are called as inhibitor shuts off the enzyme activity is called inhibition. अब जब एक एंजाइम देखते हो ना, अब एक एंजाइम देखते हो तो उस एंजाइम में बेटा एक्टिव साइट होता है फॉर एन सबस्ट्रेट टू कम एंड बाइंड विद इट, बट
बट क्या होगा, अगर कोई भी सिमिलर है इनहिबिटर टू द एक्टिव टू द सबस्ट्रेट, अब क्या करेगा, वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। समझ लो ये इनहिबिटर है, ये भी इसी शेप का है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। अब ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा एंजाइम में। अब ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया इनएक्टिव। तो इसको हम कहते हैं इनहिबिशन। The binding of chemicals which are inhibitors shuts off the enzyme activity. तो जैसे ही इनहिबिटर आके बाइंड हो जाएगा एंजाइम में, तो एंजाइम एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है। Now, the inhibitor closely similar to the substrate is called competitive inhibitor. तो इनहिबिशन में दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सबस्ट्रेट जो है वो इनहिबिटर को सेम तरीके का शेप मिलता है। अब यहाँ पे देखो एक्टिव साइट का शेप इस तरीके का कुछ है, ऐसा वी शेप में। तो सबस्ट्रेट क्या टाइप में होगा, वो भी वी शेप में ही होगा, ताकि वो फिट कर सके एंजाइम के साथ। ठीक है, अब क्या होना चाहिए था, इस सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ इस पोजीशन में आके फिक्स होना चाहिए था, बट उसकी जगह पे इनहिबिटर जो सिमिलर शेप का है वो आके बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ। तो इससे क्या हो जाता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है इंस्टेड ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या होगा, सबस्ट्रेट को आके बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं बची। तो अब क्या हो जाएगा, ये सारा जो एंजाइम है ये इनएक्टिव हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन है किसके बीच में, सबस्ट्रेट के बीच में और इनहिबिटर के बीच में। दिस इज वन टाइप ऑफ इनहिबिशन। सेकेंड टाइप ऑफ इनहिबिशन इज नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ये एंजाइम है, तो एंजाइम में हमने एक्टिव साइट बनाया है। हाँ भाई, एक्टिव साइट इज अ स्पेस वेयर सबस्ट्रेट विल कम एंड बाइंड टू इट। बट इस एंजाइम में एक दूसरा भी ऐसा कुछ एक एरिया है जहां पे इनहिबिटर आके बाइंड कर जाएगा। मतलब इसने क्या कर लिया है, इस एंजाइम ने इनहिबिटर के लिए भी अपने पास एक जगह रखी है ताकि इनहिबिटर आके बाइंड कर सके। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं होता एक एक्टिव साइट के लिए। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट के लिए तो एक्टिव साइट है ही, बट इनहिबिटर के लिए अपना खुद का एक साइट है, वो आके यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करने से पहले ही इनहिबिटर आके एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा। अब जब इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, तो ये अपना जो एंजाइम है वो फोर्स करता है एंजाइम को, ताकि वो अपना शेप जो है एक्टिव साइट का वो बदले। ठीक है, इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर लिया और एंजाइम को इंस्ट्रक्ट किया इनहिबिटर ने, हाँ भाई तुमने जो सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए जो एक्टिव साइट बनाया है उसका चेंज तुम बदलो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एंजाइम इनहिबिटर की बात सुन के अपना शेप बदल दिया। तो ये देखो यहाँ पे वी था और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब बेचारा एक्टिव साइट किधर आके बाइंड करे, उसको समझ ही नहीं आता किधर आके बाइंड करना है, मेरी जगह कौन सी है, मेरा एक्टिव साइट कौन सा है, उसको समझ नहीं आता। तो इसके थ्रू भी एंजाइम का इनहिबिशन होता है। एक होता है कॉम्पिटिटिव, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, आपके सिलेबस में कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में इतना डिटेल नहीं है, बट मॉड्यूल क्वेश्चंस में आप देखोगे, आप मॉड्यूल जब सॉल्व करोगे ना कि तो वहां पे आपको मिल जाता है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो। तो एग्जाम्पल दिया है, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो क्या एग्जाम्पल है, मैलोनेट इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट। ओके, तो सक्सिनेट का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एकदम मैलोनेट के साथ सिमिलर है, मतलब जैसे समझ लो दोनों ट्विन भाई भाई हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक रिएक्शन होना था, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, malonate is similar to the substrate succinate, so it inhibits succinic dehydrogenase in the following reaction. ठीक है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम था, इसमें किसको आके बाइंड करना था, किसको आके बाइंड करना था, सक्सिनेट को आके बाइंड करना था। अब यहाँ पे किसने आके बाइंड कर दिया, मैलोनेट ने आके बाइंड कर दिया, तो इसमें हो गई गड़बड़। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हो जाता है, इनहिबिशन होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आप देखोगे बेटा क्रेब्स साइकिल में,
मैम क्रेब्स साइकिल क्या है? बेटा आप यहाँ जाके पढ़ोगे, जब मैं करवाऊंगी ना आपको, क्या करवाएंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो तब वहां पे आप जाके इसको देखोगे कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जो ग्लूकोज बनता है ना, तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड फिर वहां पे नेक्स्ट कन्वर्ट होता है, वो फिर उसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, वो एक पूरा साइकिल है। उसके बाद ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके थ्रू एटीपी बनता है। तो फाइनली हमको ग्लूकोज से एटीपी बनने के लिए ये सारा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटी। यस, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में ये स्टेज आता है सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, ठीक है, वहां पे मैं जाके आपको पढ़ाऊंगी। तो अब I hope you have understood it very clearly. The competitive inhibitors are used to control bacterial pathogens. तो समझ लो बेटा, जो इनहिबिटर्स हैं उनका हमेशा नेगेटिव ही रोल नहीं होता। हम ह्यूमंस तो आपको पता है, हम कि हर बुरे चीज में भी अच्छे का काम निकाल लेते हैं और अच्छे को बुरा भी बना देते हैं। तो हम स्वार्थी ह्यूमंस ने कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स का कुछ फायदा भी किया है। कैसे? हमने बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग में, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। What will happen when the cofactor is removed from the enzyme? ठीक है, कोफैक्टर को अगर हमने एंजाइम के जो एंजाइम के साथ जुड़ा था उसको हमने रिमूव कर दिया तो क्या होगा? कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज लॉस्ट, enzymes preserves in a temporarily inactive state, the substrate molecules are not closely related to enzyme molecules, both B and C. Okay, yes, I'm expecting answers in the chat box. Please make sure that you answer here. ठीक है, हितार्थ पटेल, बेटा आप थोड़ा पहले ज्वाइन करते तो आपको ये कॉन्सेप्ट सुनने को मिल जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझाऊंगी ये चीज। ठीक है, चलो। तो अच्छा, यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में दो टाइप्स होते हैं, कॉन्जुगेट, एक सिंपल। सिंपल होता है, यू नो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या होता है, वहां पे अपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम, उसके साथ एक को फैक्टर होता है। ठीक है, सो को फैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, को फैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, तो अपो एंजाइम इज अ प्रोटीन पार्ट। ये प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये दोनों मिलके एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है होलो एंजाइम। ठीक है, जिसका नाम है होलो एंजाइम। अगर आप इस को फैक्टर को आप बोलोगे कि मैम को फैक्टर तो नॉन प्रोटीनेशियस है, इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ अपो एंजाइम को रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपो एंजाइम एक्टिवेट या फिर एक्टिव तब रहता है जब इसको को फैक्टर के साथ रखा जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में एकदम से गहरा प्यार है। अगर को फैक्टर को अपो एंजाइम के साथ अलग कर दिया तो बहुत मुश्किल है हमको एक्टिवेट करके रखना इस एंजाइम। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज लॉस्ट। अगर आपने को फैक्टर को अपो एंजाइम के साथ सेपरेट कर लिया तो कैटालिटिक एक्टिविटी गुम हो जाती है। ये सब रॉन्ग ऑप्शंस हैं, ठीक है, सारे गलत ऑप्शंस। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोएंजाइम? तो कोएंजाइम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शंस पढ़ती हूं मैं। एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज अ कोएंजाइम, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, आप हो तो मैं आपको पीछे जाके ये चीज समझाती हूँ कि क्या है ये चीज। ओके, देखो यहाँ पे देखो, ये अपो एंजाइम है, प्रोटीन पार्ट है, ये को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, अब इसको आप को फैक्टर को आप अपो एंजाइम के साथ बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, अदरवाइज कैटालिटिक एक्टिविटी गुम हो जाती है। ये आपको पता चल गया। अब देखो, ये देखो कॉन्जुगेट एंजाइम, अब यहाँ पे प्रोटीन है नॉन प्रोटीन है, ये एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो अब इस को फैक्टर के दो कैटेगरी होते हैं, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटल आयोन्स आते हैं, ऑर्गेनिक में दो टाइप्स आते हैं को फैक्टर के, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक को एंजाइम है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली बाउंड होता है,
ओके जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ऑर्गेनिक है, वो टाइटली बाउंड होता है अपो एंजाइम के साथ, ठीक है। वेराज कोएंजाइम जो है वो लूजली बाइंड करता है अपो एंजाइम के साथ। एग्जांपल है विटामिन और दूसरे सारे राइबोफ्लाविन, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मेटल आयॉन्स ये इनऑर्गेनिक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं हमारे प्रोटीन पार्ट के साथ, एक ठीक है, तो एंजाइम के साथ। तो यहाँ पे जिंक देखो, जिंक एक ऐसा मेटल आयन है जो को फैक्टर है किस एंजाइम का, कार्बोक्सी पेप्टिडेज का, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ ली, तो अब ये क्वेश्चन आप पढ़ो तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे आप देखो, एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर। हाँ कोएंजाइम कोफैक्टर तो है, बट हर कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं है, क्योंकि कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, या फिर वो कोएंजाइम भी हो सकता है, बट एवरी कोफैक्टर इज डेफिनेटली नॉट अ कोएंजाइम। एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज नॉट अ कोएंजाइम। हाँ ये सही है, मैंने अभी भी आपको बताया हर कोफैक्टर कोएंजाइम होना जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड आर कंपोज्ड ऑफ विटामिन्स, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कोएंजाइम्स आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंजाइम, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो आपका आंसर होना चाहिए ए, एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर बट एवरी कोफैक्टर इज अ कोएंजाइम, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंजाइम्स? ओके होलो एंजाइम, अपो एंजाइम, कोएंजाइम नहीं, कोएंजाइम, अपो एंजाइम, होलो एंजाइम नहीं, होलो एंजाइम, अपो एंजाइम, कोफैक्टर नहीं, ये भी नहीं हो सकता। आई थिंक ये आंसर है इसका, ठीक है। तो होलो एंजाइम में अपो एंजाइम है, को एंजाइम है, तो को एंजाइम की जगह पे क्या हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है या फिर मेटल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ओके। बट ये तो गलत है, ये सारे गलत हैं ये, ओके। ए इज द करेक्ट वन, ओके। तो ये चीज मैंने आपको करवाई है, तो लेट मी सी विच वन ऑफ द गिवन ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द वेलोसिटी ऑफ अ टिपिकल एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सा ग्राफ ठीक है इफेक्ट ऑफ पीएच के लिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पीएच और टेम्परेचर दोनों का ग्राफ सेम होता है व्हेन इट कम्स टू एंजाइम्स, जब एंजाइम की बात होती है तब, ठीक है। इसका आंसर है सी बेटा, ओके इसका आंसर सी है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना, ये हाइपरबोला है जिसका रेंज होता है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस एज अ ऑप्टिमम। 35 से नीचे होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा एंजाइम, 40 से ऊपर जाएगा तो डीनेचर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर है तो पीएच में क्या होगा, 6 to 8 ऑप्टिमम पीएच है, 7 इज न्यूट्रल। अगर 6 के नीचे है तो एसिडिक है, जल जाएगा एंजाइम, ऊपर अल्कलाइन है तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो पीएच भी हाइपरबोला है, रिवर्स। तो यहाँ पे उसी का ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। If you have any doubts, you can ask, or else you can leave. Thank you.